हेलो गाइज, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइज, ये लेक्चर आपका एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम 10 दिसंबर को सेकेंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुई थी उसका सारा क्वेश्चन 100% एक्यूरेट आंसर के साथ उसका कुछ डिटेल्स भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मेरे भाई। तो ये क्वेश्चन भी आप देख करके जाएंगे। ये क्वेश्चन भी बार बार आपको एग्जाम में रिवीजन होने वाले हैं मेरे भाई। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के अनुसार अवैध जब्ती या अवैध वसूली की जांच के दौरान क्या अनिवार्य किया गया है? तो आपका अनिवार्य किया गया है साइट की वीडियोग्राफी करना अनिवार्य है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत तलाशी और जब्ती की प्रक्रिया की अनिवार्य वीडियोग्राफी को अनिवार्य किया गया है। यह प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस का हिस्सा है, जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता क्रिमिनल पीसी की जगह लेता है और जांच की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार भी है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, सोहराय त्योहार मुख्य रूप से किसकी पूजा की जाती है? सोहराय त्योहार में मुख्य रूप से किसकी पूजा की जाती है? तो सोहराय त्योहार में मुख्य रूप से पशुधन जैसे गाय, भैंस, बैल और प्राकृतिक यानी फसल, धरती माता, इन सब की पूजा की जाती है। जो आदिवासी समुदाय जैसे संथाल, उरांव आदि द्वारा फसल कटाई के बाद मनाया जाता है, जिसमें वे कृषि में उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त भी करते हैं और नए साल की खुशियां भी मनाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आया था आपका। अगला प्रश्न आया था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्य की गठन से संबंधित है? तो आपका आर्टिकल 3, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 नए राज्य के गठन और क्षेत्रों, सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नामों के परिवर्तन के विजय से संबंधित है। किसी भी राज्य से क्षेत्र को अलग करके या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के कुछ हिस्सों को जोड़कर या किसी भी राज्य के किसी भी भाग को एकजुट करके एक नया राज्य का निर्माण करना, किसी भी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि करना, किसी भी राज्य के क्षेत्र को कम करना, ये सब आर्टिकल 3 के अंतर्गत आता है मेरे भाई। अगला प्रश्न पूछा था, किस मुगल शासक द्वारा सती के विरुद्ध राजकीय निषेध जारी किया गया था? तो औरंगजेब के द्वारा। मुगल शासक औरंगजेब ने सती प्रथा पर शाही प्रतिबंध लगाया था। सती एक ऐसी प्रथा थी जिसमें विधवा अपने पति की चिता में स्वयं को आत्मदाह करती थी, अक्सर सामाजिक दबाव में, स्वेच्छा से नहीं, सामाजिक दबाव में। औरंगजेब ने इस्लामी सिद्धांतों को लागू करने और न्याय को बढ़ावा देने के अपने प्रयास के हिस्से के रूप में इस प्रथा को खत्म करने की कोशिश करी। इस प्रतिबंध से उनकी प्रशासनिक नीतियों को दर्शाया, जिसका उद्देश्य उन प्रथाओं पर अंकुश लगाना था जिन्हें वह अमानवीय या गैर इस्लामी मानते थे। मुगल शासकों द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध। हालांकि औरंगजेब ने स्पष्ट प्रतिबंध जारी किया, लेकिन इससे पहले के मुगल शासक जैसे अकबर और जहांगीर ने इस प्रथा को ये भी अस्वीकार किया था कि सती प्रथा उचित नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न आपका आया था, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान का अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय जल विवादों के निपटारे का प्रावधान करता है। कथन 2 था, सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार अंतर्राज्यीय जल विवादों तक विस्तरित है। तो इसका राइट आंसर आपका केवल 1 था। यहाँ आप देख सकते हैं, संविधान कथन 1 सही है। कैसे? तो संविधान का अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय जल विवादों के निपटारे का प्रावधान करता है। इसमें 2 प्रावधान है। पहला प्रावधान क्या है? संसद किसी भी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल का उपयोग, वितरण और नियंत्रण से संबंधित किसी भी विवाद या शिकायत के निपटारे के लिए विधि द्वारा प्रावधान कर सकती है। तो ये तो सही हो गया। दूसरा था, संसद यह भी प्रावधान कर सकती है कि न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही कोई अन्य न्यायालय ऐसे किसी विवाद या शिकायत के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा। और कथन 2 गलत है, आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा।
बिहू त्योहार के दौरान मुख्य रूप से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो बिहू त्योहार के दौरान मुख्य रूप से बिहू नृत्य किया जाता है, जो असम का एक जीवंत और ऊर्जावान लोक नृत्य है और युवा पुरुषों व महिलाओं द्वारा पारंपरिक वेशभूषा में ढोल और पेपा यानी सिंग से बना वाद्य यंत्र और गोगोना यानी बांस की वाद्य यंत्र की धुन पर किया जाता है, जो खुशी और फसल के मौसम का प्रतीक भी है। तो इसको याद करने का तरीका है, बहू कहाँ की? तो बहू आपका असम की बहू, ASAM, आसाम की बहू आपको याद करना है। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल भारत में कितने अंतराल के बाद आयोजित किए जाते हैं? तो राष्ट्रीय खेल भारत में प्रत्येक 2 वर्ष के बाद आयोजित किए जाते हैं। भारत के राष्ट्रीय खेल आमतौर पर हर 2 साल द्वैवार्षिक में आयोजित होने चाहिए, लेकिन कई बार देरी और आयोजकों की समस्या के कारण यह अंतराल बढ़ जाता है। जैसे कि 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में 7 साल के अंतर बाद हुए थे, 7 साल के अंतराल के बाद हुए थे। अगला प्रश्न है आपका, मुगल सम्राट अकबर औरंगजेब ने दक्कन के अभियान के दौरान किस महत्वपूर्ण नगर पर कब्जा किया था? तो औरंगजेब ने अपने दक्कन अभियान के दौरान 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा के महत्वपूर्ण नगरों और सल्तनतों पर कब्जा किया, जिससे दक्कनी सल्तनतों का अंत हो गया और दक्षिण भारत में मुगल नियंत्रण का विस्तार हुआ। हालांकि यह अभियान लंबा और महंगा साबित हुआ। तो ये भी क्वेश्चन आपका आया था, बहुत ही शानदार प्रश्न। अगला प्रश्न है, कथक नृत्य किस शैली या परंपरा से संबंधित है? तो आपका कत्थक उत्तर भारत का है, मुख्यतः उत्तर प्रदेश से संबंधित यह प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली है, जो कथा यानी कहानी कहने की परंपरा पर आधारित है। जैसे इसमें और भी बहुत शानदार चीज जो दिया गया है कि यह गुरु शिष्य परंपरा से भी जुड़ा हुआ है, जिसमें लखनऊ, जयपुर और बनारस जैसे प्रमुख घराने शैलियां आते हैं। ये सब उत्तर प्रदेश का लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना, तो यूपी में सब है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अदरक में कड़वाहट किस रासायनिक पदार्थ के कारण होती है? अदरक में कड़वाहट यानी तीखापन मुख्य रूप से जिंजेरॉन और सोगोल नामक रासायनिक पदार्थों के कारण होती है। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा मेघालय के मासिनराम में होती है। यह भारत ही नहीं बल्कि विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। यह स्थान गारो, खासी और जयंतिया नामक 3 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसके कारण बंगाल की खाड़ी से चलने वाली मानसूनी पवनें तीनों पहाड़ियों से टकराकर भारी वर्षा करती है। अगला प्रश्न आपका पूछा था, निम्न में से कौन सा पूंजी प्राप्ति का उदाहरण है? पूंजी प्राप्ति यानी कैपिटल रिसिप्ट का उदाहरण अस्थाई संपत्तियां जैसे भूमि, भवन, मशीनरी की बिक्री से प्राप्त धन या ऋण लेना, शेयर या डिबेंचर जारी करना और पूंजी योगदान है, क्योंकि ये प्राप्तियां या तो देनदारी लायबिलिटी बनाती है या कंपनी की संपत्ति एसेट्स को कम करती है और नियमित व्यापार से नहीं आता है। एक गुजारिश है मेरे भाई कि चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा वीडियो को मेरे भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ये सब बनाने में लगता है मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न, और बहुत टाइम दे करके उसके बाद आपके सामने एकदम एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन पेश करते हैं मेरे भाई। तो थोड़ा सा एक मोटिवेशन भी अंदर आ जाता है कि मेहनत का चलिए कुछ इनाम मिल जाता है, इनाम के तौर पर वीडियो लाइक हो जाता है, सब्सक्राइब लोग करते हैं, आगे बढ़ते हैं, उनको भी पसंद आता है, ये सब चीज़ें थोड़ा हो जाती है। क्वेश्चन है, न तो मलिक काफूर और न ही अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से किस युद्ध का नेतृत्व किया था? मतलब मलिक काफूर और अलाउद्दीन ये दोनों उस युद्ध का नेतृत्व नहीं किया था।
दो ऑप्शन थोड़ा पता चला था, देवगिरी अभियान, विजयनगर अभियान, और ये दो मिस प्रिंटेड था, नहीं पता चला था मेरे भाई, तो इसलिए इसको ब्लैंक छोड़ दिए। विजयनगर अभियान, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी और मलिक काफूर दोनों ने देवगिरी पर कई बार आक्रमण किए। मलिक काफूर ने नेतृत्व किया, लेकिन विजयनगर साम्राज्य की स्थापना बाद में हुई थी और उनके अभियानों का उद्देश्य सीधे विजयनगर पर कब्जा करना नहीं था, बल्कि दक्षिण भारत के अन्य राज्यों जैसे वारंगल, द्वार समुद्र को लूटना था। मलिक काफूर ने पांड्य साम्राज्य के अतिरिक्त संघर्ष में हस्तक्षेप किया जो विजयनगर के उदय से पहले था, और विजयनगर का उदय उनके समय के बाद हुआ, इसलिए इन दोनों ने विजयनगर अभियान का नेतृत्व नहीं किया, बल्कि बाद के शासकों ने किया। तो इसका राइट आंसर आपका विजयनगर अभियान था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अकबर ने अधिगृहित नहीं किया था? तो वही विजयनगर, क्योंकि इसके बाद का था। विजयनगर साम्राज्य का पतन 1665 में तालीकोटा युद्ध के बाद हुआ था, जो दक्कन सल्तनतों के बीच लड़ा गया था और न कि मुगलों द्वारा जीता गया। अकबर का शासनकाल इसके बाद शुरू हुआ था। विजयनगर स्थापना के बाद, अधिकृत करने के बाद इसका अकबर का कार्यकाल शुरू हुआ था, और इसने कभी भी सीधे तौर पर विजयनगर या सुदूर दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त नहीं करी है अकबर ने। अगला प्रश्न, उगादी किस राज्य का नव उत्सव है? तो आपका आंध्र प्रदेश का उगादी है। मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक राज्य नव वर्ष उत्सव मनाते हैं, जिसे दक्षिण भारत में इन राज्यों में हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार नए साल की शुरुआत के प्रतीक के रूप में भी मनाते हैं। चलिए, और यह हिंदू चैत्र कैलेंडर के चैत्र माह के पहले दिन एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, जिसका नाम है उगादी। चलिए, उगादी, फसल उगादी, इस तरह से याद रखना है। अगला प्रश्न आपका, 2023 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो जॉन फॉसे को मिला था। 2023 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार नॉर्वेजियन लेखक और नाटककार जॉन फॉसे और उनके अभिनय नाटकों और गद्य के लिए जो अनकहे को आवाज़ देते हैं उसके लिए मिला था। और बताना है आपका, 1913 में अपने भारत पुत्र को मिला था, उनका नाम क्या था? उनको भी साहित्य में भी, लिटरेचर में ही, उनको भी साहित्य में ही नोबेल का प्राइज मिला था। वो क्या उनका नाम है, कमेंट में जरूर बताएंगे। अगला प्रश्न है, अरुंधति रॉय's बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स वॉन द बुकर प्राइज इन विच ईयर? अरुंधति राय का जो पुस्तक है छोटी वस्तुओं का भगवान, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, बुकर प्राइज किस साल उन्होंने जीता था? तो 1997 में अरुंधति राय ने बुकर पुरस्कार जीता, और उनका यह पहला उपन्यास था। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली वह पहली भारतीय महिला भी बनी थी। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? बनवाया था कुमारगुप्त प्रथम ने, लेकिन ध्वस्त करवाया था बख्तियार खिलजी ने, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। यहाँ जो विषय सब्जेक्ट का पढ़ाई होता था, वेद का, हेतु विद्या, योग शास्त्र, चिकित्सा, तंत्र विद्या और सांख्य दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। और यह विद्यालय महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का भी क्या था, प्रमुख केंद्र भी था। अगला क्वेश्चन आपका है, फाहियान किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम में फाहियान भारत आया था, जो चीन का निवासी था, बौद्ध भिक्षु भी था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में बौद्ध धर्म का अध्ययन करने भारत आया था। लगभग 6 वर्ष बाद वह भारत में रहा। इस काल में उसने भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक दशा का निरीक्षण कर सजीव वितरण प्रस्तुत किया, मतलब एकदम जो देखा था वही लिखा भी। चलिए, फाहियान के अनुसार गुप्त काल में भारत में आंतरिक शांति थी, चोर लुटेरों का भय नहीं था, निर्धन तथा अनाथ लोगों का राज्य की ओर से सहायता दी जाती थी। ये फाहियान ने अपने किताब में लिखा था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस आकृति यानी शेप में बना हुआ है? तो रथ के शेप में बना हुआ है, जो इसमें 24 अलंकृत पहिए और 7 घोड़े हैं, जो सूर्य देवता को स्वर्ग यात्रा का प्रतीक है। यह कलिंग वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है और समय मापने का भी काम करता है, जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र छोटा नागपुर पठार का हिस्सा नहीं है? तो रांची, हजारीबाग, धनबाद सभी छोटा नागपुर पठार क्षेत्र का प्रमुख शहर और हिस्से हैं। तो आपका रांची, हजारीबाग, धनबाद है। बच गया गारो और खासी। गारो खासी पर्वत श्रृंखला उत्तर पूर्वी भारत के मेघालय राज्य में स्थित है, जो भौगोलिक रूप से छोटा नागपुर के पठार से अलग है। तो ये क्वेश्चन आपका, इसका राइट आंसर ये था। स्वर्णिम चतुर्भुज से भी क्वेश्चन आया था कि मुख्य रूप से किस किस राज्यों से होकर गुजरती है स्वर्णिम चतुर्भुज? तो आपका राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार से गुजरती है। 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी थी। यह भारत की सबसे लंबी सड़क परियोजना है और दुनिया की 5वां सबसे लंबा राजमार्ग है आपका स्वर्णिम चतुर्भुज, जो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार से गुजरेगी। यह 4 प्रमुख शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ेगी, चारों महानगर को जोड़ेगी। चलिए अगला प्रश्न है, मृत्यु दर की गणना करने के लिए निम्न में से कौन सा सूत्र सही है? तो ये है टोटल डेथ अपॉन टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाई 1000। ये आपका राइट है। अगला प्रश्न आया था, जिंदा पीर। जिंदा पीर किस मुगल शासक को कहा जाता है? लिविंग सेंट। तो औरंगजेब को कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका था, एज ऑफ लिविंग इंडेक्स या लाइबिलिटी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, जो भारतीय शहरों में जीवन की गुणवत्ता और शहरी विकास का मूल्यांकन करता है। वहीं वैश्विक स्तर पर इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स भी जारी करता है। अगला प्रश्न पूछा था, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस किस वर्ष लागू हुआ? तो 2024 में। बीएनएस से काफी सारा क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई। दिसंबर 2023 में संसद में पारित भारत के 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हो गए हैं। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस ने 164 वर्ष पुरानी भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 की जगह ली है और आईपीसी में 511 धाराओं उपबंधों के स्थान पर बीएनएस 358 धाराएं लगा दी गई है। बीएनएस में आईपीसी की कुछ धाराओं में बदलाव भी किया गया है, कुछ नई धाराएं जोड़ी गई है और कुछ धाराओं को निरस्त भी किया गया है। तो 164 वर्ष पुरानी दंड संहिता, जिसको हम लोग आईपीसी बोलते थे, इंडियन पैनल कोड, अब भारतीय न्याय संहिता आपका हो गया है। 1860 से आईपीसी बना था, उसको हट करके 2023 में ये कानून पारित हो गया है और 1 जुलाई 2024 से प्रभावी भी हो गया है। अगला प्रश्न आपका था, लेजिम नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो लेजिम महाराष्ट्र का है। लेजिम या लेजियम महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है। यह ग्रामीण महाराष्ट्र में विशेष रूप से लोकप्रिय है, जिसे अक्सर गांव यात्रा या धार्मिक जुलूस, गणेश उत्सव इत्यादि के दौरान स्कूल में फिटनेस रिजिम में एक भाग के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न आपका है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश है, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर केवल 17 व्यक्ति रहते हैं, जो इसके दुर्गम इलाके और घने जंगलों के कारण भी है। ये जनगणना 2011 के अनुसार बताया जाता है। अगला प्रश्न आया था, अरावली ग्रीन बॉल परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पश्चिम में थार मरुस्थल के फैलाव को रोकना। अरावली ग्रीन बॉल परियोजना का मुख्य उद्देश्य अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास के 5 किलोमीटर के बफर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करके मरुस्थलीकरण डिजर्टिफिकेशन को रोकना, जैव विविधता को बहाल करना, भूमि का क्षरण मतलब लैंड डिग्रेडेशन को कम करना और इस क्षेत्र की जलवायु सहनशीलता और पारिस्थितिकी स्वास्थ्य में सुधार करना, ताकि दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात जैसे राज्यों में पर्यावरण की स्थानीय समुदायों का लाभ हो सके। इसके लिए अरावली ग्रीन बॉल परियोजना बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न आपका है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन मुख्य रूप से पंचायती राज संस्थाओं पीआरआई को संवैधानिक दर्जा देने और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई?
तो 1951 में शुरू हुई थी। बहुत सारा कुछ इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट भी इसमें जो है वो भी देख लीजिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, ये भी पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है और इसमें तो पूछ भी दिया है, कब से कब तक भी पूछ सकता है। यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। यह मुख्य रूप से कृषि पर केंद्रित था। इस योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी शामिल किया गया है। दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1956 से 1961। यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। यह मुख्य रूप से उद्योग पर केंद्रित था। इसका और भी कुछ प्रश्न है जो बहुत शानदार, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में जो इस्पात संयंत्र बना था, तो भिलाई रूस की सहायता से बना था, दुर्गापुर ब्रिटेन यूके की सहायता से बना था, और आपका राउरकेला जर्मनी की सहायता से उसकी स्थापना करी गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक है। यह अशोक रुद्र अलोन मॉडल पर आधारित है। इस योजना में स्माइलिंग बुद्धा प्रोजेक्ट भी शामिल किया गया था। इस योजना में 14 वाणिज्यिक बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण किया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक चला। डॉक्टर डीपी धर मॉडल पर आधारित है। डॉक्टर डीपी धर मॉडल पर आधारित है। इस योजना में गरीबी हटाओ का नारा भी शामिल किया गया था। इस योजना में 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की भी स्थापना करी गई थी। अगला प्रश्न आया था, भारत में पहली जनगणना किसने शुरू करवाई थी? बहुत बार का रिपीटेड क्वेश्चन है मेरे भाई। पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो ने 1872 में शुरू करवाई थी, लेकिन यह पूरी तरह से एक साथ यानी समकालिक नहीं थी। पहली पूर्ण और व्यवस्थित दशकीय जनगणना लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में हुई थी, जिसे भारत का आधुनिक जनगणना की शुरुआत भी माना जाता था, जिसके बाद से हर 10 साल के बाद यह जनगणना होती है। अगला प्रश्न है, मई का करंट आया था, मई 2025 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई थे। मई 2025 में भारत के 2 मुख्य न्यायाधीश CJI थे, क्योंकि इस महीने के मध्य में परिवर्तन हुआ था। 13 मई 2025 तक न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश थे, जो उस तारीख को सेवानिवृत्त हुए थे 13 मई 2025 को। और 14 मई 2025 से न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्णा यानी BR गवई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ भी लिए थे। अगला प्रश्न है, यदि सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती है तो सामान्यतः क्या होता है? तो सामान्यतः होता है कि सरकारी कंपनियों में निजी निवेश बढ़ जाता है। निजी निवेश कहने का मतलब सरकारी चीज़ों को लोग क्या करते हैं, ठेके पे खरीदने लगते हैं, जैसा कि आज हो रहा है। यदि सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती है, कोई इन्वेस्ट नहीं करना है, तो सामान्यतः क्या होगा, जो चल रहा है उसी को बेच देना है। यही तो है, निजी कर देना, पर्सनलाइजेशन कर देना। अगला क्वेश्चन है, पूना पैक्ट 1932 में किस किस पक्ष के बीच हुआ था? तो पूना पैक्ट हुआ था हिंदू नेताओं और दलित के बीच। जो हिंदू नेता में महात्मा गांधी थे और दलित वर्ग में डॉक्टर BR अम्बेडकर उनकी पार्टी को प्रमोट कर रहे थे। जो ब्रिटिश सरकार के सांप्रदायिक निर्णय यानी दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल के विरोध में गांधी जी के आमरण अनशन के बाद यरवदा जेल में हुआ था, जिसके तहत दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल के बाद बजाय प्रांतीय विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के भीतर तय किया गया। ये इन दोनों के सहमति से हुआ था पूना पैक्ट 1932, गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच। अगला प्रश्न है, मिनिमम नीड योजना किस 5 ईयर प्लान के तहत शुरू की गई थी? तो 5वीं पंचवर्षीय प्लान के तहत न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था। इस योजना की अवधि 1974 से 1978 तक थी। इसे योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सामाजिक उपभोग की बुनियादी मानकों को प्राप्त करना था, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आपूर्ति, आवास और सड़क संपर्क जैसी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। ये मिनिमम नीड, कम से कम नीड भाई, खाना, शिक्षा और रहना, मतलब कि रोटी, कपड़ा और मकान का ये कार्यक्रम था, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना के तरह शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, किस ऐतिहासिक समझौते में कांग्रेस के गरम दल
और नरम दल एकजुट हुए थे। तो लखनऊ पैक्ट 1916 जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार। इस समझौते के बाद दोनों गुट जो 1907 में सूरत अधिवेशन में अलग हो गए थे ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ काम करने का निर्णय लिया था। चलिए, एकजुटता वही 16 में हो गया था, 9 साल के बाद। 7 में सूरत अधिवेशन हुआ था, 7 में 9 जोड़ दीजिए, 16 में लखनऊ समझौता होकर फिर सब एक हो गए थे। और इस समझौते का एक महत्वपूर्ण विशेषता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ समझौता भी था। अगला प्रश्न है, निसार NISAR से संबंधित 2 बैंड कौन से जिनके बारे में अक्सर चर्चा होती है? तो 2 बैंड आपका L बैंड है, एक S बैंड है। L बैंड यानी 1.25 गीगाहर्ट्ज, 24 सेंटीमीटर तरंगदैर्घ्य, जमीन के भीतर झांकने में सक्षम, जंगलों और बर्फ के नीचे का डेटा दे सकता है कि नीचे क्या दबा हुआ है, ग्लेशियर दरकने, जमीन धंसने, ज्वालामुखी धधकने और भूकंप संबंधी गतिविधि को ट्रैक करने में काम करेगा। और यह राडार नासा ने दिया है। चलिए, और एस बैंड क्या है? तो 3.20 गीगाहर्ट्ज का 9.3 सेंटीमीटर तरंगदैर्घ्य सतह की बारीकी से बारीकी गतिविधियों को पहचानने में सक्षम है। खेती किसानी की निगरानी करने, सतह की नमी, फसल, ये सब की जांच करने के लिए निसार का एल बैंड और एस बैंड काफ़ी यूजफुल है और बहुत योग्य भी है। विश्व में वायु गुणवत्ता एयर क्वालिटी पर रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो आपका WHO के द्वारा। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूरा नाम हो गया, फुल फॉर्म। विश्व में वायु गुणवत्ता एयर क्वालिटी का प्रमुख रिपोर्ट IQ एयर स्विस संगठन द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट और शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान द्वारा वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स AQLI भी प्रकाशित की जाती है। साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वायु गुणवत्ता के दिशा निर्देश और शोध जारी करता है जो इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य भी करते हैं। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा होगा मेरे भाई, सपोर्ट कर रहा होगा, काम कर रहा होगा, और ये ज़रूर है कि ज़रूर आपके काम का ही है, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो पैटर्न पूछा जा रहा है उसी का सारा जो एग्ज़ाम हुआ है उसी का है मेरे भाई। तो चलिए, बस वीडियो पर अगर पहली बार देख रहे होंगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे भाई। धन्यवाद। बस यही कहना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन आप करते रहिए। अरे, लोगों का वक्त बदला है, एक दिन अपना और हम सब का वक्त बदलेगा। बस कंटिन्यू आपको ध्यान देना है, अपने काम में दिल दिमाग सब एक रखना है और अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए सारा समय झोंक देना है मेरे भाई, अपने आप को झोंक देना है। तब जाकर के ज़िंदगी में कुछ मुकाम हासिल हो जाती है और फिर आप एक बुलंदी पे आप इतरा रहे होते हैं मेरे भाई। तो धन्यवाद। इसी वाणी के साथ धन्यवाद।